फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में बताया था, उसके एडवांटेजेस, उसके लिमिटेशंस के बारे में बताया था। आज हम मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहली हेडिंग दे रखी है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर चेंजिंग प्राइसेस। जब हमारे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में जब मेरे प्राइसेस चेंज होते हैं तो उसको हम लोग इफेक्ट कैसे देते हैं, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। द फॉलोइंग आर जनरली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। जब प्राइस चेंज होती है तो उसको हम लोग कैसे इफेक्ट देंगे, उसके लिए 3 मेथड यहाँ पे हमको बताए गए हैं। सबसे पहला मेथड है करंट परचेजिंग पावर मेथड और जनरल परचेजिंग पावर मेथड, जिसको हम लोग CPP और GPP मेथड भी कहते हैं। तो आज की जो प्राइस है उसके बेसिस पे हम किस चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, जिसको CCA मेथड भी कहते हैं, और हाइब्रिड मेथड। हाइब्रिड का मतलब ही हो गया है कि कई दो चीज़ों का मिक्सचर। तो यहाँ पे ऊपर के 2 मेथड को अगर हम मिक्स कर देंगे तो उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे अपने अकाउंटिंग टर्म्स में, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है, जो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो था करंट परचेजिंग पावर मेथड। हम यहाँ पे करंट परचेजिंग पावर मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो करंट परचेजिंग पावर मेथड में क्या है, द मेथड ऑफ करंट परचेजिंग पावर वाज इवॉल्व्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स बाय इशू ऑफ द प्रोविजनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस नंबर 7। जहां पे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, यानी कि जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे SAP होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो SAP 7 में ये चीज़ इन्होंने डिस्क्राइब कर रखी है, अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसके बेसिस में उन्होंने वहाँ पे ये चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी हैं कि किस तरीके से आप अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन आता है, चेंजेस आते हैं, तो उसको आप कैसे डील करोगे। तो according to this method, all items in financial statements are to be restated for changes in general price level. For this purpose, any approved price index is used to convert the various items of the balance sheet and the profit and loss account. For example, an asset purchased for a sum of 200 in 1980 would be valued at 2000 according to CPP method, as a method which would be needed to buy the asset as per change in general price index in 2000 as compared to 1980. इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो वो बच्चे जिन्होंने इनकम टैक्स पढ़ा होगा या जिनको इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज होगी, उन्होंने देखा होगा कि जब भी हम किसी एसेट के साथ फ्लक्चुएशन आता है तो उसके इफेक्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से बदलते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करती है और हर साल की एक इंडेक्स वैल्यू देती है। उस इंडेक्स वैल्यू से हम उस परचेजिंग पावर को कन्वर्ट कर देते हैं जिस साल हम उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या उसको हम अपने पास होल्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास भी वैसा ही एक डिनोमिनेशन होगा, वैसा ही एक इंडेक्स फैक्टर होगा जिसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को फ्लक्चुएट करेंगे। Presuming that general price index was 150 in 1980 and 300 in 2000, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि 150 वाला जो प्राइस इंडेक्स था वो बढ़ करके 300 हो गया है। मैंने कहा कि ये आपको नहीं डिटरमाइन करना है, जो ये 150 और 300 है, ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिटरमाइन करती है, हर साल ये डिटरमाइन करती है। द एसेट वुड बी वैल्यूड एट ₹400, जो कि 200 रुपये का था वो 400 रुपये का हो जाएगा। बस बट ऑब्वियसली चीज़ है कि अगर आप इसको इंटू 300 डिवाइडेड बाई 150 करोगे, यानी कि जिस साल की ईयर हमने खरीदा था उस साल की इंडेक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे जिस साल हमने बेचा है। इसका अगर हम एक फॉर्मूला देख लें तो जो भी वैल्यू है उसको हम परचेज ईयर की जो वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू है, से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे सेल ईयर की इंडेक्स वैल्यू से। तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है, जो भी उसकी कॉस्ट है, जिस प्राइस पे हमने उसको डिटरमाइन किया हुआ है, उसको हम डिवाइड कर देंगे परचेज वैल्यू की इंडेक्सेशन वैल्यू पे और मल्टीप्लाई कर देंगे सेल वैल्यू की इंडेक्सेशन वैल्यू पे, जिस साल हम बेच रहे हैं उस साल की इंडेक्स वैल्यू पे, या जिस साल हमको उसको बैलेंस शीट में जगह देनी है उस साल हम हर साल इसको कन्वर्ट करते रहेंगे। दिस इज बिकॉज द करंट परचेजिंग पावर ऑफ अ सम ऑफ 200 स्पेंट इन 1980 इज इक्विवेलेंट टू 400 इन 2000। भाई सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इसके बारे में तो आपको पता है कि जब हमने किसी चीज़ को खरीदने के लिए 1980 में पैसे दिए थे तो मेरे को 200 रुपये देने पड़े थे। वही चीज़ अगर 20 साल के बाद हम 2000 में खरीदेंगे तो उसी सेम पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए मुझे 400 रुपये में उसको खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चीज़ों के दाम बढ़ गए, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको इकोनॉमिक्स टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पैसों की वैल्यू कम हो जा रही है। इट शुड बी नोटेड that under CPP method only changes in general purchasing power of money are taken into account. It does not consider the changes in value of individual asset.
For example, a particular machine may have been cheaper over the last few years, whereas general price index may have risen. In such a case, the value of machine will be raised in accordance with the general price index. भाई एक मोबाइल जब आपने खरीदा था तो जो प्राइस आपने 1980 में, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूँ कह लूँ कि एक हमने मशीन खरीदी थी 1980 में, आप इसको मोबाइल से ही समझो तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो 2015, आज से 5 साल पहले आपने एक मोबाइल खरीदी थी। आज भी मानते हैं कि चलो ठीक है वो मोबाइल मार्केट में एग्जिस्ट है, तो क्या वो 2015 वाली ही वैल्यू पे होगा? बल्कि उसकी वैल्यू तो कम हो गई होगी, लेकिन जनरल इंडेक्स वैल्यू तो बढ़ गई होगी। तो जनरल यहाँ पे जो CPP मेथड बोलता है, ये कहता है कि हम भैया इसी को ही फॉलो करेंगे, हम मार्केट की एक्चुअल फ्लक्चुएशंस को कंसिडर नहीं करेंगे। हम जो जनरल हमारे पास प्राइस इंडेक्स आ रही है वैल्यूज़, हम उसी के बेसिस पे अपने एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे और उसी को बेसिस पे ही हम उसको प्रिपेयर करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू CPP मेथड। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूले के बारे में बात हो रही है कि हम कन्वर्जन फैक्टर करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन किस तरीके से होगा? तो जो भी प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस साल आपको कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय जिस साल आपने उसको रेज किया था अपने बिज बुक्स में। अभी जो मैंने आपको बताया था वैल्यू डिवाइडेड बाय परचेज वैल्यू, परचेज डेट की जो इंडेक्स वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय सेल डेट की जो इंडेक्स वैल्यू है, इसके बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट करोगे। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जिससे चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। A company purchased a machinery on 1/1/2005 for a sum of rupees 60,000. The retail price index on that date stood at 150. भाई जब हमने 60,000 की मशीन खरीदी थी उसकी वैल्यू थी 150. You are required to restate the value of machinery according to CPP method on 31st December 2000 when the price index stood at 200. तो जिस साल पे हमको कन्वर्ट करना है उस साल की वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे आज की वैल्यू को। तो 200 डिवाइडेड बाय 150 कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 4/3 आ जाएगी और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 से। तो जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी एक्चुअल करंट कॉस्ट वैल्यू और इसी के बेसिस पे हम इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे। तो 60,000 इंटू 4/3 द वैल्यू इज 80,000। 2005 में जो मैंने एसेट खरीदी थी 60,000 रुपीज़ की, आज की डेट में उसके लिए मुझे 80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो तो अभी स्क्रीन पे ये फॉर्मूला दे रखा है। सेकेंड पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि जो हमारा कन्वर्जन हो रहा है वो मिड ऑफ द ईयर हो रहा है। भाई स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है, मिड ऑफ द ईयर हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, तब हमारे पास बीच की कोई इंडेक्स वैल्यू तो नहीं होती है, हर साल की एक ही इंडेक्स वैल्यू होती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, जो फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर हमारी इंडेक्स वैल्यू थी और जो लास्ट डेट ऑफ द ईयर इंडेक्स वैल्यू थी, इन दोनों का एवरेज कर लीजिए और जो भी एवरेज आएगा उसके बेसिस पे आप अपनी कॉस्ट की कन्वर्जन को कन्वर्ट कर दीजिए। पॉइंट ये है कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? बट ऑब्वियसली चीज़ है कि जो परचेज सेल होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता रहता है, तो उन चीज़ों के केस में आप यहाँ पे मिड कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर सकते हो। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। In case the transaction occurring throughout a period, it will be advisable to convert them according to the average index of the period. Such transactions generally include revenue items such as sales and purchase of goods, payment of expenses, etc. In case the information regarding average index is not available, it may be calculated by taking the average of the index numbers at the beginning and at the end of the period. Monetary and non-monetary items, third जो point है हमारा, while converting the figures under CPP method, a distinction is to be made between monetary items and non-monetary items. Monetary items are those amount which are fixed by contract in terms of monetary units, regardless of the change in general price level. For example, monetary items are cash, debtors, creditors, loan, capital, outstanding expenses. भाई सिंपल सी बात है कि जो हमारी कन्वर्जन होता है वो दो चीज़ों के बेसिस पे होता है, एक होता है मॉनेटरी आइटम और एक होता है नॉन मॉनेटरी आइटम। जो मॉनेटरी आइटम्स होते हैं जैसे कि डेटर्स, भाई अगर मैंने किसी को 10,000 रुपये का उधार दिया तो मुझे उससे 10,000 तो लेने हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हम उसको कहेंगे कि भैया वैल्यू चेंज हो गई है तो इसको कन्वर्ट कर दो। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको एक एग्जाम्पल लिया था कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे 10,000 मांगे और 3 महीने के बाद मुझे 10,000 ही वापस करेगा। तो वहाँ पर जो मॉनेटरी आइटम्स है उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करते, उसको हम लोग बिल्कुल फिक्स्ड ही रहने देते हैं। लेकिन हाँ, कोई जो दूसरे एसेट्स होते हैं तो जैसे कि फिक्स एसेट्स हो गए तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते रहते हैं एज पर जनरल प्राइस इंडेक्स वैल्यू या जो भी CPP मेथड के बेसिस पे हमको बताया गया है। होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर भी होंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास जितनी चीज़ें थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस एक लास्ट 4th पॉइंट निकल के आ रहा है, उसको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और इस पॉइंट को वाइड अप करेंगे। गेन और लॉस ऑन मॉनेटरी आइटम्स।
जब मॉनेटरी आइटम्स में हमें कुछ फ़ायदा या नुकसान होता है तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे. इट इज़ already been stated above that change in the purchasing power of money affects both monetary as well as non-monetary item. Of course, in case of monetary item, the firm receives or pays amount fixed as per terms of contract, but it does not gain or loss in terms of real purchasing power. भाई 10,000 का मैंने अगर उधार दिया तो मुझे 10,000 ही मिलेगा, तो वहाँ पे गेन और लॉस की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है. भाई हम क्या बोलेंगे कि भैया 3 महीने पहले दिया था उस समय इंडेक्स वैल्यू क्या थी और आज जब 3 महीने के बाद हमें आप दे रहे हो पैसे तो उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो आप इसमें क्या ही कैलकुलेट करोगे, इग्नोर कर देते हो आप. Such gain or loss termed as general price level gain or loss should be taken into account under CPP method, but it should be shown as a separate item in a restated income statement to arrive at the overall profit or loss. This is particularly important in case of gain since the amount may not be available for distribution by way of dividend on account of inadequate liquidity. तो ये सारी चीज़ें आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसको एक सेपरेट आइटम में दे दो, पर इसके फायदे या नुकसान को आप अपने बैलेंस शीट में जगह नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि इसके प्रॉफिट और लॉस में आपको कभी भी डिविडेंड इफेक्ट नहीं करना पड़ेगा. भाई आप सोचो अगर किसी को आपने 10,000 रुपये का उधार दिया है, उसके 3 महीने के बाद आप उससे रिकवर कर रहे हो सकता है आपको इसमें लॉस हो जाए, हो सकता है इसमें आपको फायदा हो जाए, पर इस प्रॉफिट और लॉस को आप अपनी बैलेंस शीट में जगह नहीं दोगे, क्योंकि अगर आपने जगह दी तो इसके बेसिस पे आपके प्रॉफिट्स पे इफेक्ट आएगा, आपकी टैक्सेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा और अल्टीमेटली अपने शेयर होल्डर्स को आपको इसकी बेनिफिट या लॉस प्रोवाइड कराना पड़ेगा. तो ये चीज़ अभी कंसिडरेबल नहीं है, आपको इसको एक्सेप्ट करने की परमिशन नहीं रहेगी. होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा. अगले पार्ट में मैं आपको इसके आगे के पार्ट्स भी बता दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.